दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हमें ये जानकारी दी जाती है कि पिछले कुछ सालों में इंसान की अंतरिक्ष में जाने की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। चांद पर तो वो पहले ही कदम रख चुके थे और अब वो और आगे तक जाना चाहते थे। मंगल ग्रह इनका अगला ठिकाना होगा, मगर अंतरिक्ष के इतने लंबे सफर पर आज तक कोई इंसान नहीं गया था, इसलिए वो इसकी तैयारियों में लगे थे। असली मिशन को लॉन्च करने से पहले 4 एस्ट्रोनॉट्स को एक प्रोग्राम बनावटी अंतरिक्ष यान यानी कि सिमुलेशन में रखा जाएगा 400 दिनों के लिए, जिससे ये पता चल सकेगा कि इंसान इतने लंबे सफर को झेल सकता है या नहीं। इनका स्पेसशिप एक बंकर होगा जिसमें इन लोगों को 400 दिनों तक जिंदा रहना है। इस बंकर को बिल्कुल स्पेसशिप की तरह ही डिजाइन किया गया था, तो इन लोगों को ऐसा ही महसूस होगा जैसे ये अंतरिक्ष में हो। इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक प्रयोग था, मगर ये कहानी इतनी सीधी सादी नहीं, क्योंकि अंत में ये सभी को उलझन में डाल देती है, तो अंत तक जरूर देखिए। और अब शुरुआत में हमें सबसे पहले कहानी के अहम किरदार तियो से मिलवाया जाता है। तियो एक पायलट है जो स्पेस शटल को उड़ाता है, मगर इन दिनों उसके साथ कुछ बुरा हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड एमिली ने 2 दिन पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से वो बहुत परेशान था। नशे की हालत में उसने किसी के साथ झगड़ा किया, जिस वजह से उसे जेल की हवा खानी पड़ी। जिस मिशन के बारे में हमने शुरू में बात की, तियो उसका हिस्सा है और एमिली भी। एमिली एक डॉक्टर है और इन दोनों के अलावा भग नामी बायोलॉजिस्ट भी इस मिशन पर इनके साथ है और कॉल नामी एक इंजीनियर भी। तो तियो की जमानत के लिए उसका सुपरवाइजर वॉल्टर आता है, जो तियो से खुश नहीं था, मगर चूंकि तियो एक काबिल पायलट था और इस मिशन के लिए उसे चुना गया था, तो अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। इसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जहां तियो अपने बाकी साथियों बग, कॉल और एमिली के साथ था। वॉल्टर इस बात का खुलासा करता है कि वो एक स्पेस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को एक अंडरग्राउंड बंकर में अगले 400 दिनों तक रहना होगा। ये एक सिमुलेशन बंकर है, यानी कि उन्हें बिल्कुल स्पेस जैसा माहौल मिलेगा, ताकि इस प्रयोग से इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि वो मानसिक रूप से किस हद तक असली स्पेस मिशन के लिए तैयार है। और अब समय था बंकर के अंदर जाने का। जाने से पहले वॉल्टर उन्हें समझाता है कि अगर उन्होंने किसी भी हालत में मिशन को छोड़ने की कोशिश की तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। अंदर जाने से पहले वॉल्टर एमिली के कान में कुछ कहता है कि हमारे बीच जो सौदा हुआ था उसे याद रखना। एमिली अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है और ये सब तियो देख लेता है। उसे कुछ शक तो होने लगा। इसके बाद सभी रिपोर्टर्स के सामने बंकर का दरवाजा खोल दिया जाता है। ये 4 इंसान इसके अंदर चले गए। दरवाजा कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, अंदर से नहीं। फिर भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो ये लोग कमांड सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये लोग उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जिसे किसी अंतरिक्ष यान में फॉलो किया जाता है। और इस तरह इनके पहले दिन की शुरुआत हुई। अंदर आते ही लॉन्च की तैयारियां शुरू हो गई। वॉल्टर भी इनसे संपर्क में था। आसपास सभी कुछ हिलने लगा था कि ये असली अनुभव जैसा लगे, मगर अचानक कंप्यूटर संकेत देता है कि पेलोड में कुछ खराबी की वजह से वो रॉकेट से अलग नहीं हो रहे। अब ये इनकी पहली परीक्षा थी और कैप्टन होने के नाते तियो को जल्द ही कोई फैसला लेना था। वो आदेश देता है कि रॉकेट की दिशा को कुछ डिग्री मोड़ दिया जाए, जिससे पेलोड अंतरिक्ष यान से अलग हो गया। और वॉल्टर उन्हें पहली परीक्षा में सफल होने पर बधाई देता है। लॉन्च के बाद वॉल्टर बताता है कि उनके कमरों में उनके लिए कुछ तोहफे रखे गए हैं, उनकी मनपसंद चीज है जिससे वो अपना टाइम पास कर सके। पूरे बंकर में माइक्रोफोन्स और कैमरास लगाए गए थे, जिनसे इन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। कुछ समय बाद ये सभी अपने अपने कामों में लग गए। एमिली इस मिशन की डॉक्टर है, बल्कि साइकोलॉजिस्ट। जाहिर है कि इस मिशन पर इन्हें भेजने का मकसद इनके मानसिक स्थिति की जांच थी, इसलिए एमिली को हर रोज इन सब की जांच करनी थी। तियो की जांच के दौरान हमें पता चलता है कि तियो ने एमिली को शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर एमिली ने इनकार कर दिया और इस वजह से तियो बहुत दुखी था। एमिली कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, क्योंकि असल में एमिली ने तियो को वजह बताई ही नहीं कि उसने इनकार क्यों किया। कुछ ही देर में खाने का समय था। हम देखते हैं कि कॉल अपने कैमरा से वीलॉग बना रहा था, जो कि बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए था। ऐसा करने के लिए कॉल को ऑर्डर्स थे। इस बीच एमिली कुछ इंजेक्शन लाती है, जिस पर कॉल कहता है कि इंजेक्शन के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया। एमिली कहती है कि ये इस मिशन का हिस्सा है। ज्यादा समय ऐसे बंद वातावरण में रहने से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा हो सकता है, तो सुरक्षा के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाने होंगे। तियो और बग कुछ नहीं कहते, इसलिए कॉल भी मान जाता है। रात में कॉल एमिली के पास आया। वो उसके करीब आना चाहता था, मगर एमिली मना करती है। ये सब तियो ने भी देखा और उसे कॉल की ये हरकत अच्छी नहीं लगी। अब समय गुजरता है
और ये सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कॉल एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बनाता, बग दीवारों पर लाइंस ड्रॉ करता और एमिली भी खुद को बिजी रख रही थी। ऐसे करते करते 26 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एमिली माइंड एक्सरसाइज के लिए उन्हें गेम खेलने को कहती है, मगर तभी अचानक शिप के पावर में कोई खराबी आने लगी। क्योंकि ये 400 दिनों तक प्रोग्राम किया हुआ एक सिमुलेशन था अंतरिक्ष के सफर का, तो इसका मतलब कि अंतरिक्ष में बहुत कुछ हो सकता है। ये बंकर बहुत जोर से हिल रहा था, मानो जैसे ये अंतरिक्ष यान किसी चीज से टकराया हो। कॉल कहता है कि ये जरूर सिमुलेशन का हिस्सा है, शायद हम किसी एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराए होंगे। मगर बग कहता है कि सिमुलेशन के मुताबिक फिलहाल हम जितनी दूरी पर है वहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट नहीं पाए जाते। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वॉल्टर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कमांड सेंटर से। वॉल्टर से तो उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन कंप्यूटर से उन्हें पता चला कि दरअसल उनके सोलर पैनल्स ने बंकर को ऊर्जा देना बंद कर दिया है। शायद उसमें कुछ खराबी हो। अब कॉल क्योंकि जहाज का इंजीनियर था तो वो बैटरीज देखने गया, मगर बैटरीज में कोई खराबी नहीं थी। थियो कहता है कि शायद ही उनका एक और टेस्ट होगा। अब क्योंकि सोलर पैनल्स में खराबी थी, इसलिए उन्हें बंकर की ऊर्जा बचा कर रखनी होगी, वो भी कई दिनों के लिए। रात में एमिली वॉल्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, वो भी सबसे चुप कर। थियो के आने पर एमिली चौंक गई। वो कहती है कि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसके बाद एमिली कमरे में आती है। वो उस समय को याद करने लगी जब वो और थियो एक साथ थे और दोनों के बीच सब बढ़िया जा रहा था, मगर फिर मिशन के लॉन्च होने से कुछ दिन पहले ही ये ब्रेकअप वाली बात आ गई। खैर ऐसे ही समय बीत रहा था और अब इन्हें इस बंकर में 200 दिन हो गए थे। एमिली हर दिन इन्हें वो इंजेक्शन लगा रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एमिली खुद ये इंजेक्शन नहीं लगाती थी। बाद में जब कॉल अपना वीलॉग अपलोड कर रहा था, तब स्क्रीन पर उसे ये नजर आया कि वो तुम्हें जहर दे रही है। ये देखकर कॉल हैरान रह गया, लेकिन दरअसल ये उसका वहम था। जो भी हो, इनके व्यवहार में बदलाव आ रहे थे। अब वो इतने दिन बंकर में बंद रहने की वजह से था या फिर गड़बड़ उस इंजेक्शन में थी, ये हम आगे जानेंगे। फिर अगले दिन बग को एक चूहा मिला, जिसे देखकर वो खुश हो गया। वो उसे अपने पेट के तौर पर रखना चाहता था, जिस पर कॉल भड़क गया। कहता है कि ये चूहा बंकर में नुकसान कर सकता है और हमें बीमार भी। वो बग के हाथ से चूहा ले लेता है और उसे सबके सामने ही कुचल देता है। इस बात को लेकर कॉल और थियो के बीच झगड़ा हो गया। कॉल कमरे में आकर अपनी चोट को साफ करने लगा और फिर उसे ये महसूस होने लगा जैसे उसके चेहरे और सर से ढेर सारा खून बह रहा है। डर के मारे वो चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसका चेहरा साफ था, यानी कि अब उसे भ्रम होने लगा था। चेकअप के दौरान वो एमिली से इस बारे में बात करता है, जिस पर एमिली उसे ज्यादा पानी पीने को कहती है। जाते जाते कॉल फिर से एमिली के करीब आने की कोशिश करता है, मगर एमिली इस बार भी मना करती है। अब जब कॉल दोबारा से वीडियो अपलोड करने आया तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तब स्क्रीन पर दोबारा से लिखा आता है कि ये सब तुमसे नफरत करते हैं। और चूंकि कॉल एक अनाथ था तो ये बात सीधा उसके दिमाग पर असर करती है। हालांकि ये भी बस उसका भ्रम था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सामने पड़े सामान को तोड़ने लगा। वहीं बग के चेकअप के दौरान हमें पता चलता है कि उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो चाहता है कि ये मिशन जल्द खत्म हो जाए ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। खैर समय गुजरता रहा और अब मिशन खत्म होने में सिर्फ 35 दिन बाकी थे। इस बीच उनका मिशन कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं हुआ था। बग कई दिनों से अपने रूम से बाहर ही नहीं आया था, यहाँ तक कि वो अपना यूरिन भी वहाँ दरवाजे के पास ही रख देता बोतल में। वो दीवार पर अजीब लाइंस बनाता रहता, इसलिए एमिली उससे बात करने आती है। बग कहता है कि वो ठीक है, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं थी। अब तो बग भी हेल्यूसिनेट करने लगा था। एक दिन बग को कमरे से अपनी बेटी की आवाज आती है। उसका पीछा करते हुए बग अपने कमरे में मौजूद वेंटिलेशन पाइप द्वारा एक खुफिया कमरे में पहुंच जाता है। वहां वो अपने बेटे को देखता है जो झूले पर बैठा था। बातों के दौरान ही वो गायब हो गया और अगले ही पल हम बग को अपने बेड पर देखते हैं जो बहुत रो रहा था, क्योंकि दरअसल बग के बेटे की तो मौत हो चुकी है। एक रात उन्हें बंकर के बाहर से कुछ आवाजें आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंकर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। थियो कहता है कि हमें प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही चलना है। बाहर जो भी हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें डर था कि कुछ तो गड़बड़ है। 250 से भी ज्यादा दिन गुजर गए और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें कोई खबर नहीं। रात में जब कॉल पानी पीने किचन की तरफ आ रहा था तो वो देखता है कि वहाँ एक भयानक सा इंसान मौजूद है। पहले तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने में थियो भी वहाँ आ गया। वो भी उस आदमी को देखता है। वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाता वो वहीं गिर जाता है और बेहोश हो गया। अब ये सभी घबराए हुए थे कि आखिर ये अजीब सा आदमी बंकर के अंदर आया कैसे और क्यों।
बग बौखला गया था। वो कहता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन तभी वो खुद भी बेहोश हो जाता है और उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करे। खैर रात में अचानक तियो की आंख खुलती है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो उठकर सीधा एमिली के पास जाता है। वो सांस नहीं ले रही थी। तियो उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे होश आ गया। बाद में उन्हें पता चला कि दरअसल बंकर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। यही वजह थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तियो और कोल उस आदमी को देखने जाते हैं, मगर वो मेडिकल रूम से गायब था। वो कहाँ गया इन्हें कुछ खबर नहीं। कॉल बताता है कि पिछले कई महीनों से उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं, और अब उनका ऑक्सीजन लेवल 15% तक पहुंच चुका था। एमिली कहती है कि कम ऑक्सीजन की वजह से इंसानी दिमाग हेल्यूसिनेशंस को एक्सपीरियंस करता है, और शायद पिछले कुछ महीनों से जो हमारे साथ हो रहा है उसकी वजह यही है। तियो कहता है कि हमें किसी ने इसकी खबर नहीं दी। हो सकता है बात कुछ और हो, हमें बाहर जाकर देखना होगा। मगर कॉल उनसे सहमत नहीं था। वो कहता है कि ये सब मिशन का हिस्सा हो सकता है, और अगर तुम बाहर गए तो हम सब हार जाएंगे, हमारा करियर डूब जाएगा। मिशन पूरा होने में बस थोड़ा सा समय रह गया है। हमने इतना इंतजार किया, कुछ दिन और सही, मगर बाकी सबको जानना था कि आखिर हो क्या रहा है। इस बात को लेकर कॉल और तियो के बीच बहस हो रही थी कि तभी बग पीछे से कॉल पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे भी अभी यहाँ से बाहर निकलना था। लेकिन बंकर का मेन हेज अंदर से नहीं खोला जा सकता, इसलिए तियो उसी वेंट से बाहर जाने का सोचता है जिससे वो डरावना आदमी अंदर आया था। बाहर जाकर वो देखते हैं कि ये रात का समय है। आसपास कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वो सारे पेड़ भी गायब थे। नक्शा ही बदल चुका था। हवा बहुत ठंडी और धूल मिट्टी से भरी हुई थी। वो मिट्टी का सैंपल लेकर वापस बंकर में आते हैं ताकि उसकी जांच कर सके। जांच से पता चलता है कि इस मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थ है जो सिर्फ चांद पर ही पाए जाते हैं। ये सब इनकी समझ से बाहर था। क्या वो धरती पर है या चांद पर, इन्हें कुछ पता नहीं। मगर कॉल को यकीन था कि ये सब इस बनावटी मिशन का हिस्सा है और उन्हें बस अपना टेस्ट पूरा करना होगा। लेकिन ये लोग अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं थे, इसलिए तियो फैसला करता है कि वो सभी बाहर जाएंगे। अब क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए ये लोग अपना सूट पहनकर निकलते हैं। बाहर आने पर ये देखते हैं कि आसपास ना कोई घर है और ना ही कोई पेड़ पौधे। ये देखकर बग परेशान हो जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब कहाँ गए, क्या यहाँ कोई बाढ़ आई थी? मुझे तो लगता है कि हम मर चुके हैं। इस पर कॉल कहता है कि हमें इतने समय से जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, मुझे तो लगता है ये उसी का असर है। हमें ये सब ऐसा दिख रहा है, असल में तो आसपास सब नॉर्मल होगा। हम बस इस तरह की दुनिया को हेल्यूसिनेट कर रहे हैं। खैर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें घर दिखता है। घर की हालत बहुत बुरी थी। तियो को जमीन पर पड़ी एक तस्वीर मिलती है जो उसी आदमी के परिवार की थी जो इनके बंकर में घुस आया था। एमिली को वहाँ एक नक्शा मिला जिस पर सभी जगहों पर क्रॉस मार्क था, सिर्फ एक जगह के, ट्रांक्विलिटी के। अब ये लोग उस जगह पहुंच गए, लेकिन वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और आसपास घरों में भी कोई नहीं था। ये एक टाउन लग रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक आदमी दिखा जिसका नाम जेल था। वो अपने डाइनर के सामने सफाई कर रहा था। उन्हें देखकर जेल हैरान हो गया। तियो उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, सब लोग कहाँ चले गए। जेल उसकी बात का जवाब नहीं देता और उन्हें खाने के लिए अंदर बुलाता है। ये जेल नामी बंदा बड़ा ही अजीब था, किसी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देता था। इतने में कुछ और लोग भी वहाँ आ गए, इसलिए ये चारों अंदर जाते हैं। आसपास बैठे लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कॉल कहता है कि इनमें से कुछ लोगों को वो जानता है, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे। ये तो वही रिपोर्टर्स है। कॉल इसे बनावटी दुनिया समझ रहा था या फिर कोई नाटक, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम। तियो जेल से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, तो जेल कहता है कि हम खुद भी नहीं जानते हुआ क्या था। बस एक दिन एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ। दरअसल चांद पृथ्वी से टकराया था। उस दिन के बाद से हमें सूरज की रोशनी मिलना बंद हो गई। सिर्फ हम लोग ही जिंदा बच पाए, बाकी सब मर गए। कॉल गुस्सा होकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा नाटक किया, लेकिन अब ये सब बंद करो। इस पर जेल भी भड़क जाता है और कहता है कि मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं। चाहो तो आज रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन अगली सुबह तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कॉल उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसे लग रहा था यहाँ सभी लोग इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। पिछले कई महीनों से उसने ना सही से कुछ खाया ना पिया, तो इसलिए वो बाहर में जाना चाहता था। तियो उसे मना करता है, मगर वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए सभी एक साथ बाहर में जाते हैं, क्योंकि तियो का कहना था कि हमें अलग नहीं होना चाहिए। कॉल के अलावा बाकी सब परेशान थे। खैर कॉल वहाँ एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है जो उसे अपने साथ ले गई। काफी समय गुजर गया लेकिन कॉल वापस नहीं आया, इसलिए ये तीनों जेल के डाइनर वापस आ गए। तियो और एमिली कुछ देर के लिए सो जाते हैं, लेकिन बग को नींद नहीं आ रही। जब वो वॉशरूम गया तो वहाँ उसे एक पैम्पलेट दिखा।
जिसमें से डाइनर की असली मालिक की तस्वीर थी। वो तियो और एमिली को ये बात बताने जाना है, लेकिन तभी उसे फिर से अपना बेटा दिखा, उसका पीछा करते हुए। वो एक लूप में फंस गया और तभी उसके सामने ज़ेल आता है। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। वही जागने पर तियो और एमिली देखते हैं कि बग भी वहाँ से गायब है। वो ज़ेल से पूछता है कि हमारे साथी कहाँ है, तो ज़ेल जवाब देता है कि कौन से साथी, तुम दोनों तो यहाँ अकेले आए थे। ऑक्सीजन कम होने की वजह से शायद तुम लोगों को भ्रम हो रहा है। इस पर तियो गुस्सा हो जाता है तो ज़ेल उसे कहता है कि बहुत हुआ, अब तुम लोगों को अपने जहाज पर लौट जाना चाहिए। इस पर तियो चौंक जाता है कि उसे कैसे पता उस जहाज के बारे में, यानी उस बंकर के बारे में। वो ज़ेल से पूछता है तो ज़ेल उसे चाकू दिखाकर वहाँ से जाने की धमकी देता है। इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल गए, लेकिन बाहर तेज आंधी चल रही थी। अंधेरे में एमिली उससे बिछड़ गई। तियो पास के एक होटल में जाता है जहाँ आसपास बहुत सारा खून था। उसे वहाँ पिंजरे में कैद वही आदमी दिखा जो उनके बंकर में घुस आया था। वो तियो से मदद मांगता है तो तियो उसे आजाद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, गलती से उसके पेट में एक चाकू लग गया, एक बुजुर्ग औरत के हाथों। जख्मी हालत में तियो वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसे एमिली भी मिल गई जो उसकी मरहम पट्टी करती है, और ये दोनों उसी बार में घुस गए जहाँ ये पहले गए थे। तियो फर्स्ट एड किट के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, मिशन पर ये लाना मना था। तो एमिली कहती है कि मेरे पास ये शुरू से था। फिर बाद में तियो से पूछता है कि मिशन पर आने से पहले वॉल्टर ने तुम्हें क्या कहा था। तो एमिली इस बात का खुलासा करती है कि दरअसल वॉल्टर ने ही उसे तियो से ब्रेकअप करने को कहा था, ताकि वो ये देख सके कि क्या डिप्रेशन में भी तियो इस मिशन को पूरा कर सकेगा या नहीं, और अगर वो ऐसा ना करती तो उसे मिशन से निकाल देते। इस पर तियो गुस्सा होकर कहता है कि हम ब्रेकअप का नाटक भी तो कर सकते थे। एमिली कहती है कि वॉल्टर को पता चल जाता, वो हम पर नजर रख रहा था। कुछ देर आराम के बाद ये दोनों वापस से बंकर में आते हैं, लेकिन कॉल और बग वहाँ नहीं थे। उन्हें पता चलता है कि ज़ेल और उसके साथी उनके बंकर तक पहुँच चुके हैं। अब क्योंकि हेज को बाहर से ही खोला और बंद किया जा सकता था, इसलिए तियो वेंट पाइप के जरिए बाहर जाता है ताकि हेज को बंद कर सके। लेकिन वहाँ एक आदमी से उसकी हाथापाई हो जाती है। उसे बेहोश करके जब वो नीचे आया तो देखता है कि ज़ेल बंकर में घुस चुका है। वो एमिली को मारने ही वाला था कि तियो समय पर पहुंच गया। तियो ज़ेल पर हमला करता है और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तियो पूछता है कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, तो ज़ेल जवाब देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो दोनों टाउन में ही है। वो अपना चाकू रख देता है, कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर देख सकते हो। तियो भी चाकू रखने का नाटक करता है और मौका देकर तियो ज़ेल पर हमला कर देता है, लेकिन जख्मी होने के कारण ज़ेल उस पर भारी पड़ रहा था। तभी पीछे से एमिली आकर उस पर चाकू से वार करती है। ज़ेल की मौत हो गई और स्क्रीन पर 400 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर इन्हें वॉल्टर का संदेश मिला जिसमें वो उन्हें मिशन पूरा करने पर बधाई दे रहा था। तभी उनके शिप का हेज खुलता है और रोशनी अंदर आती है, मगर हम दर्शकों को कुछ भी नहीं दिखाया जाता कि असल में हुआ क्या। और जानबूझकर ही इस फिल्म की कहानी का अंत साफ तौर पर नहीं दिखाया गया। मतलब या तो सच में ये एक सिमुलेशन था, कुछ भी सच नहीं था, सब बनावटी था इनके दिमाग को टेस्ट करने के लिए, या फिर ज्यादा समय तक यहाँ रहने की वजह से और वो इंजेक्शंस लेने से ये इन अजीब बातों को हेल्यूसिनेट कर रहे थे। ये कभी बंकर से बाहर गए ही नहीं, ना ही ऐसा कोई टाउन था, ना ज़ेल नामी इंसान था, और ना ही इनके साथी बिछड़े। और टाउन में जो इंसान इन्हें नजर आ रहे थे वो इसलिए क्योंकि आखिरी बार इन्हीं चेहरों को ये देख चुके थे। या ये भी हो सकता है कि जब ये लोग बंकर में आए तो सच में कोई एस्टेरॉयड या फिर चांद का टुकड़ा धरती पर गिर गया और बाहर की दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। बचे कुछ लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि ज़ेल और बाकी लोग। अब आप बताएं, इनमें से कौन सी बात सच हो सकती है? ये फैसला अब आप पर है।